जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस लोएस्ट फेज में पहुंच चुके हैं और जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमने जब इंडिया पर एलिगेशंस लगाए, जब लास्ट ईयर उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारे पास कोई हार्ड प्रूफ नहीं था, हार्ड एविडेंस नहीं था। मतलब एक देश का प्रधानमंत्री, एक बहुत बड़े देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी दूसरे देश पर एलिगेशन लगाता है पब्लिकली और विदाउट एनी एविडेंस, तो उसके पीछे क्या कारण है? मतलब ऐसे क्या रीजंस हैं जो कि उनको इतना बड़ा स्टेप लेने पे मजबूर करते हैं? और उसके वजह से आप कह सकते हैं कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस इस लेवल पे आ गए हैं कि दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। अब जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो गए हैं। बहुत बड़ी बात होती है दो देशों के रिश्तों के केस में, अगर हम ये चीज समझें। तो आज मैं थोड़ा सा कनाडा का पॉलिटिकल लैंडस्केप आपको बताऊंगा, क्यों जो है यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कह लीजिए सिख पॉपुलेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या उसका इंपैक्ट आता है, क्यों जस्टिन ट्रूडो ये सारी चीजें कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा डाटा के साथ उसको समझेंगे। और उसके बाद फाइव आइज अलायंस क्या है, उनका क्या कहना है, वहां की सिविल सोसाइटी का क्या कहना है, कनाडा की मीडिया का क्या कहना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो कनाडा का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, वहां पर बाइकैमरल पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है। जैसे भारत में है लोकसभा राज्यसभा, वहां पर भी जो है आपको दो हाउसेस देखने को मिलते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन, एक सेनेट। हाउस ऑफ कॉमन जो है, जैसे हमारा लोकसभा है, उसमें कितने हैं? 338 एमपीज हैं। ठीक है, इलेक्टेड बाय फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जैसे इंडिया में है, जो सबसे ज्यादा जो है वोट्स लेगा वो जो है विनर डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि उसको 50% वोट मिले हैं या नहीं मिले। अगर इवन 30% वोट मिले हैं और वो सबसे ज्यादा कह लीजिए उसको वोट्स मिले हैं, तो वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब सेनेट में 105 लोग हैं। ठीक है जी, जैसे इंडिया में राज्यसभा में जो मेंबरशिप है, 105 अपॉइंटेड सेनेटर्स रिप्रेजेंटिंग रीजन्स, बट ये सरकार नहीं बनाते हैं। इंडिया में भी लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए, 543, 272 मैजिक नंबर। ठीक है, यहां पर इनका मैजिक नंबर कितना है? 170 का मैजिक नंबर है। 338 का अगर आप हाफ करेंगे +1, सो ये कितना आता है? 170 आपके पास एमपीज होने चाहिए। ठीक है जी, 170 एमपीज होने चाहिए। तो यहां पर आप देख लीजिए, मेजॉरिटी गवर्नमेंट के लिए पार्टी विंस 170 सीट्स, इजीली पासिंग लेजिस्लेशन एंड मेंटेनिंग कंट्रोल। तो 170 एमपीज हैं, आपकी सरकार बन जाएगी। माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे इंडिया में आज के समय पर एक गठबंधन की सरकार है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जो है सरकार चलाते हैं। कॉन्फिडेंस वोट, ठीक है, जैसे इंडिया में है सिस्टम, मोटा मोटा सिस्टम आपको वैसे ही देखने को मिलता है, क्योंकि कनाडा भी किसी समय पर यूके का ओवरऑल कॉलोनी था, पार्ट था, तो यहां पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर जो भारत में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। विनिंग परसेंटेज मैंने आपको बताया 30 to 45% के बीच में भी, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स यहां पर आप देखेंगे, अगर आप उनको 40%, इंडिया में भी आप देखेंगे कि एक कैंडिडेट अगर या एक पॉलिटिकल पार्टी 40% वोट पा लेती है तो वो सरकार बना लेती है। आप रिसेंटली हरियाणा के इलेक्शन देख लीजिए, लोकसभा के इलेक्शन देख लीजिए, 40% एक मोटा मोटा क्राइटेरिया, क्योंकि बाकी जो वोट्स होती हैं वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाती हैं। तो जो भी 40-45% तक क्रॉस कर गया वो जो है कह लीजिए विनर होता है। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, ठीक है जी, तो अगेन बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया वोट्स जो है यहां पर स्प्लिट होती हैं। ये इसके पीछे रीजन है, मैं क्यों बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब कनाडा का थोड़ा सा पॉपुलेशन को देख लेते हैं कि रिलीजियस कॉम्पोजिशन क्या है। यहां की जो पॉपुलेशन है, अराउंड 53% पॉपुलेशन जो है वो अपने आप को क्रिश्चियन डिक्लेयर करती है, जो रिसेंट उनका सेंसस हुआ, इंक्लूडिंग 29% कैथोलिक। मतलब ब्रॉडली जो है मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज क्रिश्चियन पॉपुलेशन। 34% पॉपुलेशन जो है वो कहती है कि हम किसी भी रिलीजियस एफिलिएशन के साथ बिलोंग नहीं करते हैं, रिफ्लेक्टिंग अ राइज इन सेक्युलरिज्म। आप कह सकते हैं सेक्युलरिज्म, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी धर्म के साथ वो अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं। तो एक बड़ा पॉपुलेशन है, 1/3 पॉपुलेशन है जो किसी भी
धर्म के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं। बाकी रिलीजन्स की बात करें तो इस्लाम अराउंड 4.9%, हिंदुइज्म 2.3%, सिखिज्म 2.1%। ये आज के हमारे कह लीजिए सेशन का थोड़ा सा हम इसको और इलेबोरेट करेंगे। बुद्धिज्म 1%, जुडाइज्म मतलब जो ज्यूज हैं वो अराउंड 1%। अब यहां पर जो ये 2.1% पॉपुलेशन है, आप इसको ऐसे समझो कि इंडिया में जो सिख पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 1.7%, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.7%। और अगर आप इंडिया में 543 एमपीज की बात करें तो 543 एमपीज में पंजाब की अगर हम सीट्स की बात करें तो 13 एमपीज आते हैं पंजाब से। अगर आप उसको परसेंटेज वाइज देखोगे अराउंड 2% जो है यहां पर एक नंबर बैठता है। और इसके अलावा अगर आप सिख पॉपुलेशन को देखोगे तो वो जो है हरियाणा में, दिल्ली में, बाकी जगह जो है हिमाचल में आपको मिलेगी, बट वो थोड़ा सेग्रीगेटेड पॉपुलेशन है। ज्यादा कंसेंट्रेटेड पॉपुलेशन अराउंड 58 to 60% पंजाब में आपको देखने को मिलती है। अब मैं पंजाब के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अब आता है सिख पॉपुलेशन एंड इट्स इलेक्टोरल इंपैक्ट। अब देखो यहां पर जो, जैसे मैंने आपको बताया, अराउंड 2.1% पॉपुलेशन है, 7,70,000 सिख पॉपुलेशन है। अब अच्छा, यहां पर ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जैसे हम कहते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये जो पॉपुलेशन है ये कुछ एरियाज में ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन 20 to 30 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स, मेनली इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो। अब आप ये समझो कि 20 से 30 सीटें, 338 में 20 से 30 सीटें काफी ज्यादा हो जाती हैं। मतलब अगर मैं 30 सीटें मानता हूं 338 में, तो रफली 9 to 10%, मतलब 9 से 10% सीटें ऐसी हैं जहां पर सिख पॉपुलेशन का काफी प्रभाव है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन एमपी बनेगा, ठीक है जी। सो इलेक्टोरल्स वे सिख वोटर्स कैन एक्ट एज किंग मेकर्स इन क्लोज रेसेस। अब मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, जैसे यहां पर आप इन जो है व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम है जगमीत सिंह, एनडीपी पार्टी है इनकी, उसके ये हेड हैं। अब जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे कनाडा में, उसमें जो है 338 में से ट्रूडो की जो पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, उसको मिले थे 158 सीट्स, मतलब 170 नहीं मिले, 12 सीटें कम है। अब जो ये एनडीपी है, जो जगमीत सिंह की पार्टी है, इसको मिले थे कितने, 25 सीटें। तो यहां पर 158 और 25, मतलब आप मेजॉरिटी क्रॉस कर गए आप, ठीक है। तो ये जो जस्टिन ट्रूडो हैं, ये जो सरकार चला रहे थे, ये एनडीपी की सपोर्ट से चला रहे थे। अच्छा, अब क्या होता है कि लास्ट ईयर जून 2023 में, ठीक है जी, जो निज्जर है, जो एक डिक्लेयर्ड खालिस्तानी है, उसका मर्डर होता है। कुछ कह लीजिए अननोन, कह लीजिए शूटर्स हैं, वो मर्डर करते हैं, फिर एलिगेशन भारत पे लगाया जाता है, वो स्टोरी आपको पता है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। अब क्या होता है कि जून का किस्सा है, सितंबर में जस्टिन ट्रूडो, अच्छा बीच में क्या होता है कि जो एनडीपी पार्टी है ये जो है सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है। अब जस्टिन ट्रूडो की पार्टी जो है, कह लीजिए दे वर एबल टू गैदर द सपोर्ट फ्रॉम अदर पार्टीज, बट यहां पर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 20 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिख पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वहां पर जो है उनकी पार्लियामेंट में खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, इंडिया पर एलिगेशंस लगाते हैं। दो अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, यह बहुत बड़ी बात है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर पब्लिक के सामने जो रिकॉर्ड हो रही है, जो दुनिया देख रही है, उसमें जाकर वो ये कहता है कि जी ये देश का इन्वॉल्वमेंट है, यहां के ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट है इस मर्डर में। और तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास उस समय एविडेंस नहीं था, आज के समय पर एविडेंस है जो हमने दिया, जो गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि नहीं दिया। मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा कि कौन सही है कौन नहीं, मैं फैक्ट्स पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो सिख इन्फ्लुएंस इन ब्रिटिश कोलंबिया, यहां पर कौन कौन से एरिया है, सरे, न्यूटन एंड सरे सेंटर हैव सब्सटेंशियल सिख पॉपुलेशन 30 to 40%। 30 to 40% सिख पॉपुलेशन का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली सिख पॉपुलेशन डिसाइड करेगी, एन ब्लॉक मास वोटिंग होगी तो वो डिसाइड करेंगे कि कौन जो है एमपी होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अबॉट्सफोर्ड है, सिग्निफिकेंट सिख पॉपुलेशन है विद स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन लोकल पॉलिटिक्स एंड कल्चर। इसके अलावा, ठीक है, सिख इन्फ्लुएंस आपको ओंटारियो में भी देखने को मिलता है, ब्रैम्पटन है, ब्रैम्पटन ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, जहां पर आपको 20 to 30% वोट देखने को मिलती है, मिसिसॉगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स हैं मोटा मोटा, मतलब यहां पर मैं बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं देना चाह रहा, बट आइडिया ये है कि
338 सीटों में जो सरकार बनाने के लिए 170 चाहिए, उसमें से 20 से 30 सीटें, ठीक है। आप ये मत मान के चलिए कि 10%, आप ये मान के चलिए कि अगर एक पार्टी को 170 सीटें चाहिए, उसके लिए ये 20 से 30 सीटें बहुत ज्यादा मैटर कर जाती हैं, ठीक है। मतलब सीधा सीधा कहें तो उनके लिए 15 से 20% है अपनी विनिंग मार्जिन का, 15 से 20% यही कंसंट्रेटेड एरिया है जहां से उनको सीटें मिलने वाली हैं। तो इसके अलावा जो सिख पॉपुलेशन है काफी ज्यादा पॉलिटिकली इंगेज्ड है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलती है। कैंडिडेट रिप्रेजेंटेशन के केस में भी हम देखते हैं कि सिख एमपीज जो है काफी रीसेंट टाइम्स में बने हैं। और इंडिया में अगर हम देखें तो उसको बहुत सेलिब्रेट भी किया जाता है कि लाइक वी हैव इंडियन एमपीज, इंडियन ओरिजिन के एमपीज जो हैं कनाडा में बनते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कनाडा के इलेक्शंस होंगे और जब किसी भी रिलीजन से हो, वो बेशक वो इंडियन भारतीय मूल के हैं, जो भी एमपीज होते हैं उनका नाम स्पेशली आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा कि ये भारतीय मूल के एमपीज हैं जो कनाडा के इलेक्शन जीते हैं, यूके के इलेक्शन जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, यूएस में जीते हैं। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति इन देशों में जब जीता है तो वो आपको इंडियन न्यूज़पेपर में, इंडियन मीडिया काफी अच्छे से उसको कवर करता है। चलिए अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी समझ लेते हैं। देखिए ये 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, उसके बाद जो पंजाब में हमने एक कह लीजिए एक पूरे 10 साल का पीरियड देखा, लगभग 10 साल का, जिसमें बहुत ज्यादा कह लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं रही लोगों की, प्रेसिडेंट रूल रहा और सिचुएशन काफी खराब रही। अब इसका इंपैक्ट जो है, जो कह लीजिए सिख पॉपुलेशन कनाडा में थी, उस पर भी आपको देखने को मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट माना जाता है 1985 का, एयर इंडिया फ्लाइट 182 डिजास्टर। जून 23 को 1985 को जो है यहां पर एक आपका जो एयर इंडिया का प्लेन जो है, जो कि इंडिया आ रहा था, वो अटलांटिक ओशन जब वो क्रॉस कर रहा था वहां पर बम ब्लास्ट होता है और जितने भी पैसेंजर थे सारे के सारे मारे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे कैनेडियन सिटीजन भी थे। कैनेडियन सिटीजन मतलब भारतीय मूल के थे बट वो कैनेडियन सिटीजन थे, सब जो है उसमें मारे जाते हैं। सो बॉम्बिंग किल्ड 329 पीपल इंक्लूडिंग 268 कैनेडियंस। अब ये जो किस्सा है, कह लीजिए ये जो इंसिडेंट है, ये लिंक किया जाता है खालिस्तानी मूवमेंट के साथ, सीकिंग इंडिपेंडेंट सिख स्टेट इन पंजाब। और इसके बाद क्या होता है कि एयर सिक्योरिटी में बहुत सारे जो है बदलाव किए जाते हैं। पर जो कनाडा मतलब जो ये कह रहा है कि कैनेडियन सिटीजन्स की डेथ हुई या एक कैनेडियन सिटीजन की डेथ हुई, ये उस समय में जो ये इंसिडेंट हुआ, जो कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा कह लीजिए उस पर बात हुई। और आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे जितने लोग वहां उस प्लेन में थे, उसमें किसी को भी सजा नहीं हुई एक्सेप्ट वन पर्सन हु गॉट लाइक, जिसको सजा हुई। बाकी सबको लैक ऑफ एविडेंस की वजह से छोड़ दिया गया। और इंडिया हमेशा से ये कह लीजिए कहता रहा कि आपने जो है कहीं ना कहीं आप एक सॉफ्ट पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो अभी प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे हैं कनाडा के, और उन पर भी ये एलिगेशन था कि आप जो है खालिस्तानीज के प्रति कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। दो उस समय पर सिख पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या कह सकते हैं पिछले 40 सालों में सिख पॉपुलेशन काफी बढ़ी है वहां पर, जो कि 0.9% था 2001 में, वो 2021 में 2.1% हो चुका है। ठीक है, ओवरऑल कनाडा की पॉपुलेशन का काफी बड़ा चंक हो चुका है। ओके, अब कनाडा और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस, अब क्योंकि कनाडा ने कहा कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे, अब इंडिया ने भी उस पर कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। इंडिया ने भी अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया। दो वेस्टर्न मीडिया के कुछ मीडिया हाउसेस ये कह रहे हैं कि इंडिया ने वापस नहीं बुलाया, कनाडा ने उनको बाहर किया है अपने देश से। मतलब ये थोड़ा एक नरेटिव भी है कि किस तरीके से आप बात कह रहे हैं, ठीक है। बट एनीवेज, जो हमने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, तो ट्रेड रिलेशंस ना बहुत ज्यादा बड़े नहीं है हमारे कनाडा के साथ, ठीक है। अगर आप कनाडा के साथ अपना ट्रेड देखेंगे 2023 में, तो लगभग $8 बिलियन का है। और उसमें जो हमने एक्सपोर्ट किया है दैट इज $4.6 बिलियन, जो इंपोर्ट किया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.5। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे इंडिया के लिए ट्रेड सरप्लस है। बट अगर आप यहां पर अगर कनाडा की इकोनॉमी देखेंगे दैट इज अराउंड $2.2 ट्रिलियन, इंडिया की इकोनॉमी अराउंड 3.8 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स। तो $8 बिलियन ना बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है ट्रेड का, ठीक है। अगर हम दोनों देशों के बीच में बायलेटरल ट्रेड को देखें तो $8 बिलियन बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। तो फिर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडिया के कंटेक्स्ट में?
कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा या इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा, ठीक है। तो यहां पर लगभग हमारे 3 लाख स्टूडेंट जो हैं कनाडा में पढ़ रहे हैं 2023 में, और ये नंबर जो है 2019 में मात्र 2 लाख था, ठीक है। 2 लाख से 5 ही सालों में, लगभग 4 से 5 सालों में ये बढ़कर जो है 50% बढ़कर 3 लाख हो चुका है। और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग, लाइक इंजीनियरिंग, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ साइंसेस, लगभग हर जो कह लीजिए एजुकेशन फील्ड है उसमें जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और ये जो है कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्ड करता है, ठीक है। अनसेट प्रेशर जो है डेफिनेटली गवर्नमेंट पे है इसका। कनाडा की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स की इनकी इकोनॉमी है, और पर कैपिटा इनकम इनकी अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कम पॉपुलेशन है। तो $58,000 अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो हमारी लाइक जो पर कैपिटा इनकम है वो कहीं ढाई से $3,000 के बीच में है। तो बहुत बहुत फर्क है, मतलब अगर हम पर कैपिटा इनकम के कंटेक्स्ट में देखें, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसीलिए बहुत सारे भारतीय जो है स्पेशली पीपल फ्रॉम पंजाब और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो जो है वो कनाडा जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वहां की मीडिया क्या कह रही है। कनाडा की मीडिया लिटरल सेंस में, देखो ये इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जस्टिन ट्रूडो ने कि कनाडा की मीडिया जो है वो इनको ये लग रहा था कि कनाडा की मीडिया बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये क्या पॉइंट कह रहे हैं कि कनाडा की सॉवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉवरेनिटी, संप्रभुता, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दूसरा देश एक कैनेडियन सिटीजन को कैनेडियन सॉइल पे आके नहीं मार सकता। मतलब फिर तो ये हो गया ना कि आप कर क्या रहे हैं, मतलब आपकी कहीं ना कहीं अथॉरिटी नहीं है, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। बट यहां पर जो है कह लीजिए कनाडा का मीडिया जो है लिटरली जस्टिन ट्रूडो को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है। कुछ मीडिया हाउसेज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो वेस्टर्न मीडिया है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। उसका रीजन ये है कि उनका ये कहना है कि आप जो है एक पर्टिकुलर इशू को, क्योंकि इलेक्शन है, ठीक है, अगले साल इलेक्शन है, आप एक पर्टिकुलर इशू को, एक पॉलिटिकल इशू को इतना फ्लेयर अप करके किसी एक देश के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे हमने देखा कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है कनाडा को, अब अगर इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, मतलब क्या कनाडा की इकोनॉमी, कनाडा में ऑलरेडी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है, इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही है, ग्रोथ रेट नहीं हो रही है, स्टेगनेट ग्रोथ रेट है। और अगर कह लीजिए इनको इंडिया से जो कह लीजिए एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो नहीं करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनको बाकी देशों से वही सामान महंगे में खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगेन द आइडिया हियर इज इट इज नॉट दैट बिग थिंग, बट क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, कनाडा के पेंशन फंड का बहुत सारा पैसा इंडिया की स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, तो वो ब्रॉड सेंस में, अगर आप आज के कंटेक्स्ट में नहीं अगले 20 से 25 साल का कंटेक्स्ट देखोगे तो वहां पे आपको समझेगा कि दुनिया इसको कह रही है कि इंडिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, और उसके साथ आप अपने रिलेशंस को इस तरीके से खराब नहीं कर सकते सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू की वजह से, ठीक है। अब वो दो ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट कि ये कनाडा की सॉवरेनिटी के लिए मैं खड़ा हूं, और मैं जो है कनाडा के इंडिपेंडेंस के लिए खड़ा हूं, मैं कनाडा की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं होने दूंगा। बट यहां पर कनाडा की मीडिया भी उसको काउंटर कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, और जो है बहुत ज्यादा ये आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ये बार बार इस चीज को मुद्दा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कनाडा की मीडिया के द्वारा कि जो लोकल इश्यूज हैं जैसे इन्फ्लेशन है, स्टेगनेट ग्रोथ रेट है, उस पे जो है ध्यान भटकाना चाहते हैं एक ऐसे इशू पर जिसमें कि सारे कैनेडियंस एक साथ हो जाएं कि हाँ जी कनाडा की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और इंडिया को एज अ विलेन पेश करें, ताकि इनका मतलब कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल, क्योंकि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं जो कह लीजिए सर्वे होते हैं, 2 सर्वे हैं, बट सर्वे में ये आ रहा है कि इनकी पॉपुलैरिटी जो है लोएस्ट लेवल पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इशू लाया जाए जिससे कि कुछ ना कुछ इनको पॉलिटिकल बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका रीजन पूरा का पूरा डाटा के साथ समझाया। अब इसमें ना एक और है 5 आइज अलायंस, ठीक है, 5 आइज अलायंस। तो इन्होंने ट्रूडो ने अपने जो अलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, उनसे भी हेल्प मांगी है कि अब देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, कनाडा की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है इंडिया, और हमारे एक सिटीजन को, कैनेडियन सिटीजन को जो है कनाडा में आके मार रहा है, ठीक है, इसके हमारे पास एविडेंस हैं। तो ये 5 आइज अलायंस में आते हैं यूएस,
यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो किसी समय पर यूके की कॉलोनीज थी या जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, तो ये बहुत ही क्लोज नेट कंट्रीज हैं, मतलब एक दूसरे, अगर आप इंडिया का डायस्पोरा भी देखोगे इन्हीं पांचों देशों में है सबसे ज्यादा आपको, ठीक है। वेस्ट एशिया को अगर हम एक बार साइड कर दें तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में यही 5 देश हैं जिनमें सबसे ज्यादा आपको इंडियन डायस्पोरा देखने को मिलता है। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें जो है आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब दो कनाडा, यूएस ने कहा है कि हाँ जी, इंडिया को कनाडा की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और जवाब देना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। देखो अब यूएस और यूके के लिए भी ना ये कंडीशन है कि एक तरफ कनाडा है जो बिल्कुल क्लोज पार्टनर है, बिल्कुल ऐसे समझो कि भाई है, और एक तरफ इंडिया है जो कि इमर्जिंग पार्टनर है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब वो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कनाडा के लोगों का क्या कहना है, ठीक है। कनाडा में जैसे हमने देखा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, 1/3 पॉपुलेशन तो किसी रिलीजन के साथ अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करती है, 53% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, तो वो वहां पर बहुत ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ठीक है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, खासकर हमारे साउथ एशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ के बहुत सारे कह लीजिए स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर पढ़ते हैं। उसके अलावा कह सकते हैं कि यहां पर आपको कल्चरल, मतलब बहुत एक डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है। अगर आप कनाडा का मैप देखेंगे तो कनाडा के मैप में जो वेस्टर्न कनाडा है दैट इज मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, और जो ईस्टर्न कनाडा है, जो क्यूबेक वाला रीजन है, वहां पर आपको फ्रेंच पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है। तो ये भी है, मतलब इट इज नॉट जस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, इट इज मोर ऑफ अ, मतलब सम पॉपुलेशन इज ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ऑल्सो। तो मतलब डाइवर्सिटी के नाम पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको वहां पर देखने को मिल रही है, और वहां के लोग भी चैलेंज कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो को कि भाई साहब कर क्या रहे हो आप, ठीक है। दो इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू एज पर देयर पर्सपेक्टिव, बट इट इज नॉट, मतलब आप एक देश के साथ अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस लेवल पे नहीं ले जा सकते बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट। और उसको लेकर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिसिज्म भी उनको झेलना पड़ रहा है, और वहां की जो ओपोजिशन है दे आर प्लेइंग वेरी सेफ, और वहां का अगेन लोगों का यह कहना है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, ठीक है, ये ध्यान भटकाने की कोशिश है मेन मुद्दों से, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, और इट इज द पॉलिटिक्स विच इज प्लेइंग दिस पर्टिकुलर रोल। और इंडिया भी एग्जैक्टली यही कह रहा है। इंडिया ने, अगर आप देखेंगे इंडिया की स्टेटमेंट ने, तो इंडिया ने ये नहीं कहा कि वी डोंट हैव द फेथ ऑन कैनेडियन गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव द फेथ ऑन ट्रूडो गवर्नमेंट, ठीक है। हमने कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडिया ने यह भी कहा है कि पीपल टू पीपल रिलेशंस आर वेरी गुड, ठीक है, लोगों के, वहां के लोगों के साथ। और इवन जो सिख पॉपुलेशन है उसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो खालिस्तान की डिमांड को मानती है या कह लीजिए उसको सपोर्ट करती है। और इंडिया में भी आपको यह चीज देखने को मिलती है कि बहुत एक कह लीजिए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो उस चीज को सपोर्ट करती है। बट इट इज द इशू विच हैज बीन फ्लेयर्ड अप बियॉन्ड इट्स प्रपोर्शन, और उसका इंपैक्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है। इट इज द पॉलिटिक्स which is playing the whole role between the relations of the two countries. That's all from my side. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.